नमस्ते मित्रों, इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन है। हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के केंद्र में है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के सिलसिले में अब तक हम 5 बार मिल चुके हैं और यह अपनी 6ठी मुलाकात है। पिछले अंकों में हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी एक अत्यंत महत्वाकांक्षी सुल्तान है। अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए वह किसी भी सीमा तक जा सकता था और कोई भी सीमा तोड़ सकता था। हमने जाना कि उसकी इच्छा थी कि वह दूसरा सिकंदर बने। दिल्ली के कोतवाल अताउल मुल्क ने उसे समझाया कि यदि आप दूसरा सिकंदर बनना चाहते हैं, पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाना चाहते हैं, तो पहले आपको हिंदुस्तान जीतना होगा। हिंदुस्तान जीतने के क्रम में पहले उसने गुजरात जीता, उसके बाद रणथंभोर जीता और उसके बाद चित्तौड़ जीता। पिछले अंक में मैंने कहा था कि 7 महीने के कठिन घेरे के बाद अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह से तो जीत गया, लेकिन उसकी रानी पद्मिनी से हार गया। बेशक उसे चित्तौड़ का किला मिला, लेकिन पद्मिनी की मिली उसे राख। मित्रों, यह प्रश्न उठाया जाता है कि क्या अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी के लिए चित्तौड़ आया था? इस प्रश्न के उत्तर में हमें यह कहना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था, पूरे भारत को जीतना चाहता था और इसी सिलसिले में उसने चित्तौड़ पर हमला किया था। लेकिन यह भी सच है कि उसने सोचा कि चित्तौड़ का किला तो जीतेंगे ही, साथ में पद्मिनी को भी हासिल करेंगे। यह नहीं कहा जा सकता कि यदि चित्तौड़ की रानी पद्मिनी नहीं होती तो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ नहीं आता। यह नहीं कहा जा सकता। चित्तौड़ तो वह हर हाल में जीतने की कोशिश करता, लेकिन जब उसके पास यह खबर थी कि चित्तौड़ में जो रानी है पद्मिनी, वह अत्यंत रूपवती है, गुणवती है, तो उसने यह दोहरा संकल्प किया कि चित्तौड़ का किला जीतेंगे और चित्तौड़ की रानी भी जीतेंगे। अब कुछ इतिहासकार मित्र यह प्रश्न उठाते हैं कि पद्मिनी की जितनी भी बातें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन सब का आधार मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ पद्मावत है, जो 1540 में लिखा गया और पद्मिनी का जौहर हुआ था 1303 ईस्वी में। पिछले अंक में मैंने यह बताने की कोशिश की थी कि इतिहास की घटनाएं जबान दर जबान चलती हैं। जरूरी नहीं कि हर एक घटना को कागज कलम नसीब हो। लोगों के दिमाग में, लोगों के मन में इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं जिंदा रहती हैं।
और वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती हैं। इस बीच कहीं कहीं लिख भी ली जाती हैं। यह अलग बात है कि इस तरह का लेखन, इतिहास लेखन के जो मानदंड हैं, जो मापदंड हैं, उन पर खरा नहीं उतरता। क्योंकि ये बातें इतिहासकारों द्वारा लिखी हुई नहीं होती हैं। ये बातें साहित्यकारों द्वारा लिखी होती हैं। लेकिन जो लोग इतिहास दर्शन को समझते हैं, वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि लोक जीवन में चल रही बातों के पीछे भी ऐतिहासिक आधार ढूंढे जा सकते हैं, ढूंढे गए हैं। लोक साहित्य इतिहास को समृद्ध करता है। यह जो पद्मावत है, यह मलिक मोहम्मद जायसी ने यूं ही नहीं लिखा। भले ही यह घटना उसके लेखन के 200 साल पहले हुई हो, लेकिन इन 200 सालों तक जनता के बीच, लोक के बीच पद्मिनी के जिंदा रहे बिना मलिक मोहम्मद जायसी को पद्मावत लिखना नहीं सूझता। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि एक साहित्यिक रचना में इतिहास कम और कल्पना अधिक होती है। लेकिन एक इतिहासकार का काम ही यही है कि वह कल्पनाओं के बीच सांस ले रहे सत्य को बाहर निकाले और लोगों को बताए। तो अनेक इतिहासकार मित्रों ने पद्मावत को केंद्र में रखकर अपने शोध कार्य संपन्न किए और यह सिद्ध किया कि पद्मिनी निश्चित रूप से हुई थी और अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ जीतने के साथ साथ पद्मिनी को भी जीतना चाहता था। अब पद्मिनी की कथा क्या है? क्या कहता है पद्मावत? यह भी हमें देखना होगा। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जो ग्रंथ है पद्मावत, यह ग्रंथ वस्तुतः साहित्य का ग्रंथ है। इससे हम बिल्कुल इनकार नहीं कर रहे। और एक साहित्यकार को हम यह नहीं कह सकते, उससे अपेक्षा नहीं कर सकते कि आप इतिहास लिखिए, वह तो अपना साहित्य लिखेगा। तो मैं संक्षेप में बता देता हूं कि पद्मावत की विषय वस्तु क्या है। सिंघल द्वीप में एक राजा था जिसका नाम था गंधर्व सेन। उसकी पुत्री थी पद्मिनी और पद्मिनी के पास एक तोता था, बड़ा समझदार तोता था, प्रशिक्षित तोता था और उस तोते का नाम था हीरामन। वह हीरामन
किसी वजह से एक दिन पिंजरे से उड़ गया और फिर वह किसी शिकारी के हाथ आ गया। उस शिकारी ने उस तोते को एक ब्राह्मण को बेच दिया। ब्राह्मण ने वह तोता राणा रतन सिंह को बेच दिया। रतन सिंह ने इस तोते के मुख से पद्मिनी के सौंदर्य का वर्णन सुना और उसका मन हुआ, उसकी इच्छा हुई कि इतनी सुंदर लड़की को मैं अपनी रानी बनाऊंगा। तो वह सिंघल द्वीप गया। सिंघल द्वीप का मतलब श्रीलंका। सिंघल द्वीप में वह 12 वर्ष एक योगी के भेष में रहा ताकि पद्मिनी को ढूंढ सके कि वह कहां है। और जब उसे पता चल गया कि यह पद्मिनी है तो वह उसे पाने की कोशिश करता रहा। जब राजा गंधर्व सेन को पता चला कि रतन सिंह का संबंध तो राजकुल से है, तो उसने अपनी पुत्री का विवाह रतन सिंह से कर दिया, जो अब तक उससे प्रेम भी करने लगी थी। रतन सिंह उसे लेकर चित्तौड़ आ गया। इसी बीच रतन सिंह का संपर्क राघव चेतन नामक एक व्यक्ति से हुआ, जो विद्वान था, तंत्र विद्या भी जानता था। रतन सिंह ने राघव चेतन को अपने यहां नौकरी पर रख लिया। प्रारंभ में रतन सिंह को नहीं पता था कि यह राघव चेतन टोने टोटके भी करता है। प्रारंभ में तो वह यही मान रहा था कि यह धर्म का विद्वान है, लेकिन जब उसे पता चला कि यह तो जादू टोने करने वाला आदमी है और यहां गड़बड़ कर रहा है, तो उसने उसको निकाल दिया। कहते हैं कि राघव चेतन ने स्वयं को बहुत अपमानित महसूस किया। एक यह भी बात कही जाती है कि रानी पद्मिनी रोज सुबह सुबह भिखारियों को भोजन दिया करती थी, तो एक दिन राघव चेतन भी उनमें बैठा था। तो राघव चेतन ने रानी पद्मिनी को देख लिया था। कहने का मतलब यह है कि राघव चेतन को यह ध्यान था कि राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, गुणवती है। तो अपमानित महसूस कर रहा राघव चेतन हिंदुस्तान के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास गया और अलाउद्दीन खिलजी के सामने पद्मिनी के सौंदर्य का वर्णन किया। वह वर्णन सुनकर अलाउद्दीन खिलजी तो जैसे
पागल ही हो गया और उसने यह तय किया कि मैं रानी पद्मिनी को अपने महल में लेकर आऊंगा। फिर अलाउद्दीन खिलजी फौज लेकर चित्तौड़ गया। 8 महीने तक उसने वहां घेरा डाला और उसे सफलता नहीं मिली। तो सुल्तान ने रतन सिंह की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा कि मैं लौट जाऊंगा, लेकिन मुझे एक बार पद्मिनी दिखा दो, मैं पद्मिनी को देखना चाहता हूं। रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की यह बात मान ली कि हम आपको रानी दिखा तो देंगे, लेकिन उसे तो आप दर्पण में देख सकोगे। तो अलाउद्दीन ने कहा कि मंजूर है, हमें तो रानी के दर्शन करने हैं, आप किसी भी तरीके से दर्शन करवा दीजिए। अब हुआ यह कि अलाउद्दीन ने रतन सिंह के साथ धोखा किया और जब रानी के दर्शन का समय था, उस समय उसने रतन सिंह को कैद कर लिया और अपने साथ दिल्ली ले गया। पद्मिनी ने तब तक समर्पण नहीं किया था। रानी पद्मिनी ने गोरा और बादल के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि मैं आ रही हूं दिल्ली अलाउद्दीन से मिलने, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मेरे साथ मेरी 1600 दासियां होंगी, वे पालकियों में रहेंगी। अलाउद्दीन ने उसकी यह शर्त मान ली। रानी पद्मिनी पालकियों में सैनिक बिठाकर ले गई, शस्त्र सैनिक। और वहीं पड़ाव डाला जाकर जहां रतन सिंह को कैद करके रखा हुआ था। पद्मिनी के नेतृत्व में सैनिक पालकियों से निकल आए, युद्ध किया और रतन सिंह को छुड़ा भी लिया था। लेकिन इसी दौरान अलाउद्दीन को भनक लग जाती है, खबर लग जाती है कि पद्मिनी ने उसके साथ एक चाल खेली है। तो वह अपनी फौज को इन 1600 सैनिकों से लड़ने के लिए आदेश देता है। पद्मिनी वहां से चित्तौड़ के लिए निकल जाती है, रवाना हो जाती है और पीछे पीछे आता है सुल्तान। रानी ने चित्तौड़ आकर जौहर कर लिया। अब एक और बात, इस जौहर का कर्नल टॉड ने बड़ा मार्मिक वर्णन किया है, जिसका एक अंश में पिछले अंक में आपको सुना चुका हूं, बता चुका हूं कि यह लिखा है कर्नल टॉड ने। फरिश्ता है,
हाजी उद्दवीर है, अबुल फजल है, राजस्थान के जो पारंपरिक लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, कर्नल टॉड है, इन लोगों ने इस कहानी के आधार पर पद्मिनी का होना स्वीकार किया है, उसकी वीरता को स्वीकार किया है और अप्रत्यक्ष रूप से यह मान ही लिया है कि अलाउद्दीन पद्मिनी को चाहता था, प्राप्त करना चाहता था। पद्मिनी तो नफरत करती थी उससे। लेकिन कुछ इतिहासकार, डॉक्टर के.एस. लाल, डॉक्टर ओझा, इनका कहना यह है कि ऐसा हो नहीं सकता। यह तो एक कहानी है और बड़ी रोचक कहानी है, जिसमें प्रेम लिखा गया है, राणा रतन सिंह का साहस लिखा गया है, अलाउद्दीन की पिपासा लिखी गई है, पद्मिनी का जौहर लिखा गया है। लेकिन यह कहानी है बस, इसमें सच्चाई नहीं है। तो किस आधार पर ये लोग पद्मिनी की कहानी का खंडन करते हैं, यह हमें देखना होगा। यह तो मैं ही कह रहा हूं कि यह साहित्य है और साहित्य बिना कल्पना के नहीं रचा जा सकता। लेकिन साहित्य अपने युग के समाज का ऐतिहासिक दस्तावेज भी होता है। अपने युग की सच्चाइयों को साहित्य हमें बड़ी आसानी से समझा देता है। इसलिए किसी रचना को हम केवल इसलिए खारिज कर दें कि वह इतिहास नहीं साहित्य है, तो हमारा इतिहास अधूरा रह जाएगा, दुनिया का इतिहास अधूरा रह जाएगा। तो किस आधार पर पद्मिनी को एक ऐतिहासिक चरित्र न माना जाए, यह हम अगले अंक में देखेंगे। और तब तक अपने इस मित्र को आप आज्ञा दीजिए। नमस्कार।